सो हेलो, दिस इज़ मी मोहम्मद साकिब खान। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको बहुत सारे प्रॉपर्टीज़, इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, बॉक्स मॉडल को बताया था, लेकिन बॉक्स मॉडल और बॉर्डर जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इस तक बताया था। बॉक्स मॉडल का सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया था कि इसके अंदर क्या क्या होता है, लेकिन जिसके बॉक्स मॉडल के अंदर जो चीज़ें आती है उसको मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है उसके अंदर, लेकिन इधर हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके बाद जो आता है वो क्या चीज़ है, पैडिंग। तो बॉक्स मॉडल के अंदर पैडिंग आता है, बॉर्डर तो हमने पढ़ा था, बॉक्स मॉडल के अंदर बॉर्डर भी आता है, उसको हमने पढ़ा है डिटेल के साथ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 जरूर देखिए, मैंने बहुत ही बड़ी वीडियो बनाई है और डिटेल से एक एक चीज़ पढ़ाया है। तो अभी इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे इसको, पैडिंग को पढ़ेंगे और नेक्स्ट और टॉपिक से उसको पढ़ेंगे। तो अगर इसको पढ़ाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो ज़रूर वीडियो को भी लाइक कर दे और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे जो इंटरेस्टेड है वेब डेवलपमेंट को सीखने में। तो आप क्या करते हैं कि मैं पैडिंग इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं। इस तरह एग्जाम्पल भी दिए हैं इन्होंने, जैसे विदाउट पैडिंग ये इस तरह से, लेकिन विद पैडिंग ये इस तरह से दिखता है। तो मैंने भी एक बॉक्स बनाया है जिसके अंदर मैंने टेक्स्ट दिया है और इसका कोड भी दिखाता हूँ। सिंपल कोड है। मैंने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर एक H5 बनाया। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको सही तरह से दिखे। तो मैंने इसके अंदर एक H5 बनाया और H5 के अंदर कुछ भी टेक्स्ट मैंने दिया है, डमी टेक्स्ट है इस तरह से। फिर इस पर CSS यूज़ किया। आपको पता है कि मैंने क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ किया है, तो क्लास इस तरह की क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करके, तो इस तरह के सेलेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉट लिखेंगे। क्लास एक एट्रीब्यूट है तो इसके लिए हम डॉट का यूज़ करते हैं CSS के अंदर। ये मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया है प्रीवियस वीडियोज़ में, अगर आपने वो नहीं देखे तो ज़रूर देखें। तो अभी 150 मैंने इसको विड्थ दे दिया और 100 पिक्सल यूनिट के साथ मैंने इसको हाइट दे दिया। बॉर्डर मैंने 3 पिक्सल लगा के सॉलिड, ये भी मैंने कल पढ़ाया था कि सॉलिड, डैश, डॉटेड, रिज, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे और ऑप्शंस थे, ये भी पढ़ाए थे। और रेड कलर, ये इस तरह से कलर लगाए जाते हैं। ये शॉर्ट हैंड, आप अलग अलग से भी विड्थ, स्टाइल और कलर दे सकते हैं। तो इस तरह से ये बॉर्डर आ गया। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि इस टेक्स्ट के लेफ्ट और इस टेक्स्ट के राइट, इन दोनों साइड्स, इनके बीच स्पेस नहीं है। आप टॉप बॉटम से भी दे सकते हैं। तो मैंने क्या करना है, मैं इधर दे दूंगा इसको, मैं पैडिंग लगा के इसमें मैं 10 पिक्सल लिख दूंगा। तो 10 पिक्सल लिखने से इसके सारों, टॉप से भी, बॉटम से भी, राइट से भी और लेफ्ट से भी, चारों साइड से स्पेस आ जाएगा। लेकिन अगर मैं लिख दूँ 10 पिक्सल और मैंने लिख दिया 0 0 0 इस तरह से लिख दिया, तो सिर्फ और सिर्फ 10 पिक्सल लिखने से ये मुझे टॉप से 10 पिक्सल दिखाएगा। अगर ज़्यादा दे दूँ आपको पता चल जाएगा। अगर मैंने 40 दे दिया तो देखिए टॉप से सिर्फ मिलता है। तो आपको ये भी बता दूँ, आपको इधर कन्फ्यूजन होगा। आप पिक्सल अगर ना भी लिखे, सिर्फ 0 लिखे तब भी ये काम करता है, क्योंकि 0 तो वैसे भी 0 होता है। पिक्सल ना भी लिखे तब भी वही 0 कंसिडर होता है, वही 0 पिक्सल कंसिडर होता है। तो फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करता है टॉप को, सेकंड वैल्यू रिप्रेजेंट करता है राइट को, और थर्ड वैल्यू रिप्रेजेंट करता है बॉटम को, फोर्थ वैल्यू रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट को। तो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ये आपको याद रखना चाहिए। सही है, ये तो हो गया। अब अगर मैं दो वैल्यूज़ के साथ खेलना चाहूँ तो मैंने दे दिया 20 पिक्सल और 20 पिक्सल। इसका क्या मतलब होता है, तो पहली वैल्यू होती है टॉप बॉटम के लिए, दूसरी वैल्यू होती है लेफ्ट राइट के लिए। तो 20 पिक्सल टॉप बॉटम से और 20 पिक्सल लेफ्ट राइट से, दो वैल्यूज़ लगाने का ये काम होता है। अब मैं लगाता हूँ, क्या लगा दूँ, 20 पिक्सल और इधर पिक्सल लिख के मैंने 50 कर दिया। तो देखिए आपको पता भी लग रहा होगा, 50 मैंने लिख दिया, इसको मैं 0 करता हूँ और इसको भी मैंने 0 कर दिया। तो जब 3 वैल्यूज़ आ जाए, आपसे कोई पूछे कि इसका क्या मतलब है, तो आपने फट से जवाब देना है कि फर्स्ट वैल्यू कंसिडर करता है, फर्स्ट वैल्यू का ये होती है टॉप के लिए, और जब 3 वैल्यूज़ आ जाते हैं तो दूसरी वैल्यू होती है लेफ्ट राइट के लिए और तीसरी वैल्यू बॉटम के लिए। फर्स्ट टॉप के लिए, सेकंड लेफ्ट राइट के लिए और थर्ड बॉटम के लिए, 3 वैल्यूज़ जब आ जाए। तो इस तरह से देखिए लेफ्ट राइट मैंने 50 पिक्सल दिए, तो आपको पता है, चल ही रहा है कि इतना ज़्यादा लेफ्ट राइट से स्पेस है, लेकिन टॉप बॉटम से इतना नहीं, क्योंकि पहले से ही टॉप बॉटम से स्पेस था। तो मतलब कि टॉप बॉटम में मैंने पैडिंग को 0 कर दिया। और अगर सिंगल में 50 पिक्सल दे दूँ तो इतना ज़्यादा आ गया, इतना ज़्यादा, देख इतना ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो मैंने दे दिया 30 पिक्सल दे दिया। तो क्या हो गया कि इसने 30 पिक्सल टॉप, बॉटम, लेफ्ट राइट, सारे साइड से इसने 30 पिक्सल पैडिंग ले लिया जब एक वैल्यू देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप समझ चुके होंगे पैडिंग क्या चीज़ है। तो पैडिंग सिंपल ये है कि आपने किसी बॉक्स के इनसाइड कंटेंट और बॉर्डर के बीच, मैंने इसे पहले वाली वीडियो में बताया है लेकिन फिर से बता देता हूँ, कंटेंट और बॉर्डर के बीच आपने स्पेस लाना है, तो उसके लिए पैडिंग यूज़ करें। और आप हाँ इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी हमारे पास, ये भी बता देता हूँ। आप क्या करें, अगर इंडिविजुअली देना चाहते हैं तो मैं लिख दूंगा कि मुझे चाहिए लेफ्ट से पैडिंग, मुझे लेफ्ट साइड से पैडिंग चाहिए, तो मैं लिख दूंगा पैडिंग, इधर ऑप्शंस भी आते हैं। तो मैंने लिख दिया 20 पिक्सल। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से मिल रहा है, टॉप बॉटम और राइट से नहीं मिल रहा। अगर मुझे सिर्फ मुझे लेना है राइट साइड, सिर्फ राइट साइड से पैडिंग, तो मुझे सिर्फ राइट से मिलेगा। इसी तरह से टॉप और बॉटम भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है मार्जिन। तो मार्जिन क्या करता है,
मार्जिन भी स्पेस के लिए यूज़ होता है, कोई स्पेस लाने के लिए किसी दो चीज़ों के बीच, लेकिन ये एक्सटर्नल स्पेस के लिए यूज़ होता है, वो इंटरनल स्पेस के लिए था। पैडिंग इंटरनल स्पेस और ये एक्सटर्नल स्पेस। अब इसका आपको कैसे पता चलेगा? तो जब दो बॉक्सेस इस तरह से बना ले और दो बॉक्सेस के बीच देखे स्पेस है, तो मतलब ये स्पेस कैसे आया? ये आया थ्रू मार्जिन आया। तो देखते हैं इस मार्जिन को भी। मैंने इस बॉक्स को नीचे कॉपी कर दिया और इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। इसको मैंने दूसरा क्लास दे दिया, इस ECOND। आप इस तरह से मल्टीपल क्लास एट्रीब्यूट के अंदर आप मल्टीपल क्लासेस भी दे सकते हैं। तो मैंने दो बॉक्सेस बना दिए। अब इन दो बॉक्सेस के बीच मैंने क्या करना है? स्पेस लाना है। तो आप समझ चुके होंगे कि पैडिंग था इंटरनली स्पेस के लिए और मार्जिन है एक्सटर्नली स्पेस के लिए। तो दो बॉक्सेस के बीच स्पेस लाना, ये तो एक एक्सटर्नल स्पेस हो गया ना। दो बॉक्सेस के बीच स्पेस लाना एक्सटर्नल स्पेस हो गया। तो मैं इधर भी दे सकता हूँ और या मैं इधर भी दे सकता हूँ कि जो हमारे पास बॉक्स इस तरह से इधर बॉक्स के अंदर भी सीधा लिख सकता हूँ। और इधर डॉट सेकंड जो हमने क्लास बनाया है ये मैंने सेलेक्ट कर दिया और इधर लिख दूंगा मार्जिन। किधर? ये सेकंड बॉक्स जो है, ये वाला बॉक्स, इसको मैंने सेकंड क्लास दिया है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। नीचे वाले बॉक्स को मैं दे दूंगा कि तुम मार्जिन टॉप ले लो, टॉप से ले लो 20 पिक्सल। तो देखिए 20 पिक्सल स्पेसेस के बीच, इन दोनों के बीच आ गया। तो एक्सटर्नली स्पेस देता है हमें एक्सटर्नली स्पेस। तो आप उसी तरह की पैडिंग की वैल्यू इसमें भी है। अगर मैं लिख दूँ सिर्फ मार्जिन और 20 पिक्सल लिख दिया तो इसने ऑल साइड से 20 पिक्सल ले लिया। अगर मैं 2 दे दूँ तो 20 पिक्सल, ये पहला टॉप बॉटम, दूसरा लेफ्ट राइट के लिए इसने ले लिया है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा सही तरह से। अब अगर मैं 3 दे दूँ तो पहली वैल्यू है पहली वैल्यू है टॉप, बीच वाली वैल्यू है लेफ्ट राइट और तीसरी वैल्यू है बॉटम। और अगर मैं 4 वैल्यूज़ दे दूँ तो उसी तरह ही काम है जिस तरह पैडिंग में था कि पहला टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम और फिर लेफ्ट के लिए, सबसे एंड वाली लेफ्ट के लिए, उसके बाद बॉटम के लिए, उसके बाद राइट के लिए और उसके बाद सबसे पहली वाली टॉप के लिए। तो ये था मार्जिन एक्सटर्नली स्पेस लाने के लिए। और आप इसी तरह से मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम और मार्जिन लेफ्ट को भी ट्राई कर दे खुद से। उसी तरह पैडिंग में मैंने जैसे दिखाया था उसी तरह ही इसका भी काम होता है। तो सेंटरिंग कंटेंट अगर आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में सेंटरिंग कंटेंट के बारे में भी बताया था कि सेंटरिंग कंटेंट क्या करता है। हमें अगर किसी भी इस तरह के एलिमेंट को सेंटर में लाना है तो ऑब्वियसली उसके लिए टेक्स्ट अलाइन का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अगर सेंटर में लाना है तो सेंटर, अगर लेफ्ट में लाना है तो टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, अगर राइट में लाना है तो टेक्स्ट अलाइन राइट। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन कोई मसला नहीं, आई विल रिपीट इट अगेन, कोई मसला नहीं, बस आपको समझ आ जाना चाहिए। अच्छा, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी पढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। उस वक्त तक मैं इसमें एक बॉक्स बनाता हूँ, तो उस वक्त तक क्या कर, एक अलग बॉक्स बनाता हूँ मैं, अलग से एक नया बॉक्स। मैंने P लिख दिया। तो अगर चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बस सिर्फ इधर तक अटेंशन दे, सिर्फ यहाँ फोकस कर दे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने P लगा दिया और इस तरह से मुझे दिख रहा है, लेकिन मुझे इसको एक बॉक्स में रैप करना है। मतलब कि P को मैंने क्या करना है, विड्थ देना है 400 पिक्सल, ओके सॉरी, विड्थ 400 पिक्सल, 300 पिक्सल और बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ब्राउन। अच्छा, मैंने बॉर्डर रेडियस, हाँ चाहिए बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी मैंने गलती से लगाया था, तो बॉर्डर रेडियस भी आने वाली है इस चैप्टर के एंड में। ये प्रॉपर्टी, इस पर भी मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि ये क्या करता है। अब क्या करें कि ये जो बॉक्स मैंने पैराग्राफ के अंदर कंटेंट लिखा है, लेकिन ये बॉर्डर के साथ बहुत चिपक रहा है। तो हमने तो प्रॉपर्टी पढ़ ली कि इंटरनल स्पेस लाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली पैडिंग का यूज़ करेंगे। आपको तो पता है पैडिंग प्रॉपर्टी क्या करता है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच स्पेस ऐड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए इसने स्पेस ऐड कर दिया सक्सेसफुली। अब हमने क्या करना था कि इसको सेंटर में लाना था, लेकिन ये तो पहले से सेंटर में है। ये क्यों? क्योंकि मैंने कुछ प्रॉपर्टीज यूज़ की, इसको इग्नोर कर दे। फिर मैंने पहले वीडियो में मैं भी बताया था कि जब आप CSS को अच्छी तरह से सीखेंगे, ये सब प्रॉपर्टी जब मैं आपको सिखाऊंगा तो फिर समझ आ जाएगा। अभी आपको समझ नहीं आएगा, मैंने कुछ रीजंस की वजह से लगाया है, तो इसको आप इग्नोर ही कर दें। तो मैं जस्टिफाई कंटेंट को मैंने कर दिया, अलाइन आइटम्स को मैंने हटा दिया। ये आप इसको देखकर कंफ्यूज ना हो, ये मैंने कुछ रीजंस की वजह से लगाया है, इसको इग्नोर कर दे। तो ये देखिए ये बॉक्स अभी भी सेंटर में नहीं है, तो मैं इस बॉक्स को कैसे सेंटर में लाऊंगा? अभी तो हमने देख लिया कि हाउ टू सेंटर अ डिव, हाउ टू सेंटर अ पैराग्राफ के अलावा कोई और भी कर सकते हैं, कोई और चीज़ हेडिंग। तो ये सेंटर में लाना है, ये तो लेफ्ट साइड पर, ये तो लेफ्ट पर है। हाँ, इसको सेंटर में कैसे लाएंगे? तो बस जस्ट क्या कर दे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। हाँ, मैंने काम नहीं किया, इसको मुझे क्या करना है, एक डिव में बंद करना होगा, और डिव में बंद करके उस डिव पर मुझे टेक्स्ट अलाइन लगाने, सॉरी, और विड्थ देना है इसको 100%।
और एक और काम करना है मुझे, एक मिनट, इन्होंने सीधा पैराग्राफ पर मेरे ख्याल से लगाया था, सॉरी इन्होंने बॉडी टैग, अच्छा बॉडी टैग का यूज़, तो मैं इसको सेंटर में कर भी सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं ऐसे प्रॉपर्टीज़ यूज़ करूँगा जो आपने नहीं पढ़े, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने क्या किया। जैसे कि अभी डिस्प्ले ब्लॉक मैंने लगा दिया, तो डिस्प्ले ब्लॉक में भी आप कंफ्यूज होंगे। अभी मैं इसको सेंटर में अभी इतना तक कर दिया, तो मैं इसको सेंटर में दिखा कर ही रहूँगा, क्योंकि बुक वालों ने इधर डिफ के अंदर नहीं किया, उन्होंने बॉडी टैग के अंदर टेक्स्ट लाइन का बोला था, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने सीधा डिफ पर लगा दिया। अब मैं इसको सेंटर में दिखाऊंगा आपको कि इसको कैसे सेंटर में किया जाता है। तो मैं मार्जिन लगा दूंगा ऑटो और ये हटा दूंगा, सॉरी ये, हाँ अब सही है, देखिए ये सेंटर में आ गया। लेकिन जिस तरीके से मैंने ये सेंटर में किया तो शायद ये आपको समझ ना आया हो। ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिकली। मार्जिन ऑटो लगाने से क्या करता है कि किसी भी डिव में अगर हम मार्जिन ऑटो लगा दें तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली मार्जिन लेता है, और डिस्प्ले ब्लॉक करने से वो पूरी की पूरी जहाँ पर होता है उस जगह को ब्लॉक कर देता है। जहाँ पर ये डिव होता है उस पूरी की पूरी जिस लाइन में होता है, जिस तरह इधर से लेकर इधर तक, यानी इस कोने से लेकर इस टॉप से लेकर बॉटम तक, ये एक पूरी लाइन इस बॉक्स ने घेरी है। और जब डिस्प्ले ब्लॉक लगा दिया तो फिर इसने पूरी की पूरी लाइन को घेर दिया। डिस्प्ले ब्लॉक लगाने से इसने पूरी की पूरी यहाँ पर इस जगह को घेर लिया। फिर मार्जिन ऑटो जब मैंने लगा दिया तो ये सेंटर में आ गया, तो ये था कमाल। जब हटा दिया तो इधर फिर से आ गया, फिर से सेंटर में आ गया। तो ये ऐसा तरीका था जो आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन इसके लिए आसान तरीका मैं यूज़ करूँगा, विच इज़ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। लेकिन आपको अभी भी ये कंफ्यूजिंग लगेगा। अच्छा मैं ये डिफ हटाता हूँ, ये भी हटा दिया, सॉरी। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ की है। पहले तो ये प्रॉपर्टीज़ मैं हटाता हूँ क्योंकि इसकी वजह से भी ये चीज़ें हो रही है। और इधर मैंने लगा दिया विड्थ 100%। हाँ सही है। मैंने जो मार्जिन ऑटो की बात कही थी वो मार्जिन ऑटो की बात इन्होंने भी कही है। मतलब कि बुक मैंने इसको देखा नहीं था गौर से, तो इन्होंने क्या किया, मार्जिन ऑटो का यूज़ किया है। तो मैंने क्या कहा था कि पहली वैल्यू टॉप के लिए, दूसरी वैल्यू राइट के लिए, तीसरी वैल्यू बॉटम के लिए, चौथी वैल्यू लेफ्ट के लिए। तो ये राइट के लिए और ये लेफ्ट के लिए। तो मतलब कि राइट और लेफ्ट से ऑटोमेटिकली टॉप से 10 पिक्सल और बॉटम से 10 पिक्सल, लेकिन सिर्फ और राइट और लेफ्ट से ऑटोमेटिकली। तो देखो इस बॉक्स ने जो सेंटर में इधर दिख रहा है, ये वाला बॉक्स, ये लेफ्ट और राइट से ऑटोमेटिकली मार्जिन ले रहा है। बाकी टॉप से इसने 10 पिक्सल लिया है और बॉटम से भी 10 पिक्सल लिया है, लेकिन उसका हमें पता नहीं चल रहा। तो जिस तरह बुक ने किया है मैं उसी तरह ही कर दूंगा। तो ये कोड हटाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको लिख दूंगा, फिर से वही तरीके से मैं इसको सेंटर में लाऊंगा। तो कैसे लाना है, आपने क्या करना है, इस तरह मार्जिन का यूज़ करना है। मार्जिन लिख दिया, मैंने कहा कि टॉप बॉटम से 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट से ऑटो। इतना इजीली हो गया ये। और ये हटाता हूँ, इसको इग्नोर कर दे, बस सिर्फ इस कोड को देखे, इतना कोड है, सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ कर दिया बस। क्या किया मैंने, बुक वालों ने इतने लंबे प्रोसेस से किया, तो बस ये 10 पिक्सल सेम है तो इसको एक ही वैल्यू में लिख देते, और इसको ये ऑटो दोनों सेम है तो इसको भी एक वैल्यू में लिख देते। क्या मतलब कि मैंने क्या किया, ये जब 2 वैल्यूज़ आती है तो आपको तो मैंने पहले भी बता दिया कि पहली वैल्यू होती है टॉप बॉटम के लिए और दूसरी वैल्यू होती है लेफ्ट राइट के लिए। तो मैंने टॉप बॉटम से 0 पिक्सल दे दिया और लेफ्ट राइट से मैंने ऑटोमेटिकली दे दिया। तो इसने लेफ्ट, इस बॉक्स के लेफ्ट और इस बॉक्स के राइट से ऑटोमेटिकली इस बॉक्स ने मार्जिन ले लिया। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही लेगा तो ये सेंटर में मुझे दिखेगा, और अभी सेंटर में मुझे दिख रहा है। और अगर बुक की तरह लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, बस 0 पिक्सल और ऑटो, तभी उसी तरह ये मैंने टॉप और यहाँ बॉटम 0 राइट और लेफ्ट को ऑटो, तो ये सेंटर में आ गया। तो इस तरह से सेंटर में कर सकते हैं, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर दें। फिर डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और डिस्प्ले इनलाइन, इन चीज़ों को पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो मैं पढ़ा रहा था डिस्प्ले ब्लॉक एक प्रॉपर्टी, इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, तो असल में ये इसी का पार्ट है डिस्प्ले ब्लॉक। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, तो इसी पर ही दिखा देता हूँ। अगर मैं आपको ये पैराग्राफ दिखाऊँ तो पैराग्राफ आपको, अगर आपने मेरा HTML प्लेलिस्ट एक्सेस किया है तो उसके अंदर भी मैंने ब्लॉक और इनलाइन के बारे में बातें की है, लेकिन उसमें मैंने बातें सिर्फ ब्लॉक और इनलाइन की बातें की थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू HTML की थी। मैंने फिर कहा था कि CSS के अंदर फिर बताऊंगा, जब ये आएगी तो CSS के अंदर मैं CSS के साथ डिटेल से बताऊंगा। तो अभी ये आ गया उसका टाइम, अभी बताता हूँ कि क्या करता है। डिस्प्ले ब्लॉक नाम से ही पता चल रहा है कि किसी जगह को ब्लॉक करना। तो ये जो P टैग है, P टैग ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट मीन कि पूरी की पूरी विड्थ को लेता है। जिस तरह की स्क्रीन पर पूरा ये फैल गया है, मैंने इसको इतना विड्थ नहीं दिया, ये खुद ही इस तरह फैल गया था। देखिए CSS के अंदर मैंने इसको विड्थ नहीं दिया, सिर्फ बॉर्डर दिया है, मैंने इसको और प्रॉपर्टीज़ नहीं दी विड्थ के लिए, तो इसने पूरी की पूरी विड्थ 100% ले ली। अब मैं चाहता हूँ कि इतना विड्थ ना ले,
यानी जब मैं इसके अंदर डिस्प्ले इनलाइन लिख दूँ तो देखिए इसको, देखिए अब क्या है, जब मैं इसका विड्थ छोटा कर दूँ या छोटा नहीं करता, देखो मैं कंटेंट कम करता हूँ। डिस्प्ले इनलाइन का क्या काम होता है, इनलाइन अभी बताता हूँ, रुके मैं इस कंटेंट को कम करता हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा ही डाला है, इतना डाल देता हूँ, ठीक है। हाँ लगभग ठीक है, बस मैंने ये लिख दिया। पहले था इसका डिस्प्ले ब्लॉक, अब हो गया इसका डिस्प्ले इनलाइन। ये भी समझाता हूँ, पहले मैं ये देखता हूँ कि क्या ये डिस्प्ले इनलाइन इस पर काम कर रहा है। इन्होंने यूज़ किया था डिस्प्ले इनलाइन एलाई पर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ तो पैराग्राफ से भी समझ आ जाएगा, पैराग्राफ से भी सही है, लेकिन इन्होंने जो एग्जांपल यूज़ किया है वो मुझे पसंद आया बहुत ही ज़्यादा। इन्होंने अनऑर्डर लिस्ट, तो आपको मैंने बताई है HTML प्लेलिस्ट के अंदर डिटेल से, तो इन्होंने अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ किया है, तो मैं भी इसी का ही यूज़ कर लूँगा, पी से समझा दूँगा। तो थोड़ा अब मैंने इनलाइन का यूज़ किया तो आपको इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन लग सकता है, आपको ये अजीब लग सकता है, तो इसलिए मैं UL का ही यूज़ कर लूँगा। और आपको तो पता ही है कि व्हाट इज़ अनऑर्डर लिस्ट, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये, आपने मेरा जब HTML वो वाला प्लेलिस्ट था HTML वाला, वो एक्सेस करके देख लिया होगा। अगर देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो देख ले, अगर किसी और से देखना है तो किसी और से देख ले, लेकिन सीख ले कि ये क्या होता है अनऑर्डर लिस्ट। तो मैं क्या करता हूँ कि ये एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, ये एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, और अब देखे ये अब एक दूसरे के नीचे नहीं है। जब मैं हटा दूँ तो ये एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। लेकिन जब अभी इस एग्जाम्पल से आपको इस तरह से अच्छी तरह से इसलिए पता चलेगा क्योंकि हमारे पास ये जो एलाई टैग होता है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का क्या मतलब, जब मैं एलाई के अंदर BLOC कह देता हूँ तो ये उतनी विड्थ को लेता है जितना ये होता है। मतलब मेरा ये है कि ये क्या कर रहा है, ये पूरी इस विड्थ को ले रहा है। जहाँ ये देखिए, ये ऊपर इसलिए है, ये नीचे इसलिए आया क्योंकि इसकी ऊपर वाली की इतनी ज़्यादा विड्थ थी कि ये नीचे आया। इसकी ज़्यादा विड्थ होने की वजह से ये नीचे आया। और ये सर्विसेज इसके नीचे, ये सर्विसेज इसलिए नीचे आया क्योंकि प्रोडक्ट ने पूरी की पूरी लाइन को घेरा, है, तो ये सर्विसेज नीचे आया क्योंकि ऊपर प्रोडक्ट ने पूरी लाइन को घेरा था। और अबाउट इसलिए नीचे आया क्योंकि ऊपर सर्विसेज ने पूरी लाइन को घेरा था। क्योंकि मैंने डिस्प्ले ब्लॉक बाई डिफॉल्ट है इसमें, क्योंकि ये पहले से ही ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अगर मैं ना भी लगा दूँ, अगर मैं डिस्प्ले ब्लॉक ना भी लगा दूँ तब भी ये ब्लॉक ही होंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक अपना बाप ना बने। मतलब मेरा ये है कि होम जो है ये उतना विड्थ ले जितना ये है, मतलब जितने ये बॉर्डर्स दिख रहे हैं इतने इस बॉर्डर तक ही विड्थ ले। तो बॉर्डर के बाद ये पूरा का पूरा ये जो लाइन है ये वाला, ये पूरा ना ले। प्रोडक्ट भी ये पूरा का पूरा ये लाइन ब्लॉक ना करे, जितना ये है उतना ही विड्थ ले। तो जितना ये होता है उतना ही विड्थ ले, इसको बोलते हैं इनलाइन। और अगर अपने आप से ज़्यादा विड्थ ले, पूरी की पूरी लाइन को ही घेरे, इस तरह से पूरी की पूरी लाइन अपनी लाइन को घेरे, इसको कहते हैं ब्लॉक, यानी ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अगर मैं इनलाइन लगा दूं तो क्या होगा कि अब ये जितने हैं उतना ही विड्थ ले रहा है। देखिए जितने बॉर्डर इसके गिर्द है उतना ही इसने विड्थ लिया है, जितने ये है उतना ही इन्होंने विड्थ ले लिया। तो अब ये इनलाइन बन गए। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इनलाइन और ब्लॉक में तो हमने ये डिफरेंस देख लिया कि ब्लॉक पूरी एक विड्थ लेता है और इनलाइन जितना होता है एक चीज़ उतना ही विड्थ लेता है। अब मैं एक और चीज़ समझाता हूँ इसमें इनलाइन और ब्लॉक में डिफरेंस क्या है। अब अगर मैं इसको विड्थ देना चाहूँ 100 पिक्सल, 400 पिक्सल, 500 पिक्सल, तो क्या एलाई का विड्थ बढ़ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर सेम इस तरह से 100 पिक्सल विड्थ मैं ब्लॉक लगा के दे दूँ तो इसने तो ले लिया, 100 पिक्सल विड्थ ले लिया, इतना बड़ा हो गया। ये क्यों? तो आपको ये पॉइंट याद रखना चाहिए कि जब हम डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं तो उसके अंदर विड्थ, हाइट और विड्थ, हाइट भी मैं सेट कर सकता हूँ। ये भी याद रखना चाहिए कि हाइट और विड्थ, हाइट मैंने लिख दिया 100 पिक्सल, तो एक ने 100 पिक्सल हाइट ले लिया, इतना बड़ा दिख रहा है, एक सेल इतना बड़ा दिख रहा है। तो अभी हाइट हटाता हूँ। बस सिर्फ बताना था कि डिस्प्ले ब्लॉक रखने से आप क्या, डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी अगर आपने लगा दी तो आप विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप मार्जिन और पैडिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। मार्जिन दे दिया तो बीच में स्पेस, ये तो मैंने आपको बता दिया। और आप इसके साथ पैडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इतना इसके इंटरनल बॉर्डर और कंटेंट के बीच इंटरनली स्पेस आ गया और एक्सटर्नली मार्जिन की वजह से आ गया। तो आपको मैंने पढ़ाया अभी। तो ये था मार्जिन और पैडिंग और विड्थ और हाइट, ये इस डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी के साथ काम करती है ये सब। लेकिन जब मैं डिस्प्ले इनलाइन कर दूँ तो क्या होगा? देखिए मैंने इनलाइन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इतना छोटा बॉक्स बन गया, मैं चाहता हूँ कि होम बड़ा हो जाए, प्रोडक्ट्स बड़ा हो जाए, सर्विसेज बड़े हो जाए, अबाउट बड़ा हो जाए, ये सारी चीज़ें बड़े हो जाए। तो मैं इसके अंदर 200 पिक्सल दे दिया, नहीं हुआ।
2 लाख करोड़ पता नहीं कितना मैंने दे दिया, लेकिन ये विड्थ नहीं ले रहा क्योंकि इनलाइन है। इनलाइन में विड्थ और हाइट भी काम नहीं करता। हाइट को भी देख सकते हैं, मैंने लिख दिया हाइट, और हाइट देखिए मैंने 2000 पिक्सल लगा दिया, तो हाइट भी काम नहीं करता। और इसी तरह से जो हमने मार्जिन देखा, तो मार्जिन काम करता है, लेकिन गौर से सुने, मार्जिन सिर्फ लेफ्ट और राइट काम करता है, टॉप बॉटम काम नहीं करता। मैंने मार्जिन लगा दिया, टॉप बॉटम काम नहीं करता, तो कॉन्टेक्ट नीचे आ गया। मुझे अगर ये टॉप बॉटम काम करता तो क्या होता कि कॉन्टेक्ट और होम के बीच स्पेस होता एक्सटर्नली, क्योंकि टॉप बॉटम भी स्पेस आना चाहिए। तो अब इससे हमें पता चलता है कि इसने बीच में प्रोडक्ट के देखिए, प्रोडक्ट के राइट और प्रोडक्ट के लेफ्ट साइड स्पेस है, लेकिन प्रोडक्ट के बॉटम और प्रोडक्ट के टॉप स्पेस नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि स्पेस नहीं है? आप इस कॉन्टेक्ट को देखिए, क्या कॉन्टेक्ट और होम के बीच वर्टिकली स्पेस है? नहीं। तो इसका मतलब है कि मार्जिन काम करता है, लेकिन टॉप लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टली काम करता है, वर्टिकली काम नहीं करता डिस्प्ले इनलाइन के अंदर। इसी तरह से अगर मैं लगा दूं पैडिंग भी इसने क्या किया कि पैडिंग लग रहा है, एक मिनट, मैंने लगा दिया टॉप से 10 पिक्सल, बॉटम से राइट से 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल, इतना हो गया। तो ये था राइट, मैं टॉप से देता हूँ 50 पिक्सल। अच्छा सही है, वो सिर्फ मार्जिन में कंडीशन था, मैं भूल गया था, सॉरी। तो मार्जिन लेफ्ट और राइट नहीं लेता डिस्प्ले इनलाइन, मार्जिन लेफ्ट और राइट लेता है, सॉरी फिर से गलत बोलिए। तो जो डिस्प्ले इनलाइन हम लगाते हैं, इसमें क्या होता है कि मार्जिन लेफ्ट और राइट ये लेता है, लेकिन डिस्प्ले इनलाइन मार्जिन टॉप बॉटम नहीं लेता। और पैडिंग इसके अंदर काम करता है। सिर्फ मार्जिन में एक लिमिटेशन है कि मार्जिन सिर्फ और सिर्फ टॉप बॉटम काम नहीं करेगा, लेफ्ट राइट करेगा। पैडिंग भी काम करता है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये सारा का सारा पैडिंग भी काम करता है, लेकिन मुझे लगा कि पैडिंग भी इस तरह पैडिंग में भी होता है, लेकिन नहीं, पैडिंग काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ मार्जिन के अंदर। ये लिमिटेशन है कि आप टॉप बॉटम सेट नहीं कर सकते, लेफ्ट राइट कर सकते हैं जब डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ कर ले। तो डिस्प्ले इनलाइन समझ चुके होंगे। और इसी तरह से होता है इनलाइन ब्लॉक। अब इनलाइन और ब्लॉक की कम्बिनेशन से बनता है इनलाइन ब्लॉक। तो इनलाइन ब्लॉक की कम्बिनेशन से कैसे बनता है? इनलाइन के अंदर हमने पढ़ा था कि एक चीज़ जितना होता है उतना विड्थ लेता है, मतलब कि एक लाइन के अंदर आता है और दूसरी चीज़ों को भी एक लाइन के अंदर आने की इजाज़त देता है। जैसे कि ब्लॉक के अंदर होम अलग से एक लाइन में, प्रोडक्ट अलग से एक लाइन में, सर्विस अलग, और अबाउट अलग, और कॉन्टैक्ट अलग से एक लाइन में। लेकिन जैसे इनलाइन कर दिया तो सारी की सारी चीज़ें एक लाइन में अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। तो इनलाइन ब्लॉक के अंदर एक खुसूसियत इनलाइन की है और कुछ खुसूसियत ब्लॉक की। एक खुसूसियत इनलाइन की ये है कि ये चीज़ों को ब्लॉक नहीं करता, यानी हर चीज़ को एक लाइन में नहीं लाता, बल्कि सारी की सारी चीज़ों को एक लाइन में, सारी की सारी चीज़ों को एक लाइन में लाने की इजाज़त देता है। बस अब उन चीज़ों को किसी तरीके से एडजस्ट करता है एक लाइन के अंदर जब हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगाते हैं। तो ये खुसूसियत तो इनलाइन की थी। अब ब्लॉक की क्या खुसूसियत है? ब्लॉक की खुसूसियत ये है कि वी कैन सेट विड्थ आल्सो, हम सेट कर सकते हैं विड्थ को। इधर जब हम इनलाइन करते थे विड्थ सेट नहीं कर सकते थे। इसके साथ हम हाइट को भी सेट कर सकते हैं। मैंने 50 पिक्सल हाइट लगा दिया, तो हाइट को भी सेट कर सकते हैं। ये है खुसूसियत ब्लॉक की। इनलाइन की तो बता दी कि एक लाइन के अंदर मल्टीपल चीज़ें एडजस्ट कर सकता है। और एक और खुसूसियत ये बताता हूँ, विड्थ और हाइट तो आता है, तो ब्लॉक की और क्या खुसूसियत है? ब्लॉक की खुसूसियत ये है कि आपको ये लिमिटेशंस नहीं देता मार्जिन के अंदर कि आप सिर्फ लेफ्ट और राइट सेट कर सकते हैं, आप ऑल साइड्स का मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो देखिए पहले क्या था कि होम और कॉन्टैक्ट के बीच स्पेस नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस वक्त ये टॉप और बॉटम मार्जिन नहीं देता था, लिमिटेशंस थे उसमें इनलाइन डिस्प्ले इनलाइन लिखने से, यानी टॉप और बॉटम मार्जिन को ये नहीं इधर यूज़ करने नहीं देता, हमें नहीं देता था उस वक्त, लेकिन अभी देता है क्योंकि उस वक्त होम और कॉन्टैक्ट के बीच बिल्कुल भी एक्सटर्नल स्पेस नहीं था। अभी स्पेस है क्योंकि हमने इनलाइन ब्लॉक लगाया। इनलाइन ब्लॉक बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसका यूज़ बहुत अगर करें तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसको आप मतलब किसी चीज़ को इनलाइन भी बना सकते हैं और उसके अंदर मार्जिन टॉप बॉटम भी सेट कर सकते हैं, साथ में लेफ्ट राइट तो होता ही है, और आप विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं जबकि वो इनलाइन में नहीं होते थे। और इसी तरह पैडिंग वो तो होता है, वो तो उसमें भी होता था, जो मैं इनलाइन लिख के भी आप कर सकते हैं। देखिए पैडिंग इसमें भी आता है, लेकिन एक काम ये है मैंने देख लिया जो कि ये टॉप बॉटम मार्जिन नहीं देता। तो अगर आप देखें मैंने जब ये लगा दिया और फिर से मैं कंट्रोल से अंडू करता हूँ तो ये देखिए अब ये नीचे आ गया। जब मैंने इनलाइन ब्लॉक लगाया था, ये क्यों आ गया? क्योंकि इनलाइन ब्लॉक के अंदर टॉप बॉटम वाले मार्जिन अलाउ है और इधर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से होम और कॉन्टैक्ट के बीच मार्जिन मौजूद है। पहले से होम और कॉन्टैक्ट के बीच टॉप होम के बॉटम और कॉन्टैक्ट के टॉप से कुछ ना कुछ मार्जिन मौजूद है, इसलिए हमें दिख रहा है बीच में स्पेस। तो ये था इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब बात आती है नन की।
डिस्प्ले नन क्या करता है। तो अगर हम डिस्प्ले नन लगा दें एक पर्टिकुलर एलाई पर, तो देखिए कमिंग सून ये इसके अंदर पहले से एक क्लास मौजूद था, जो कि मैंने कॉपी किया था, तो पहले से एक क्लास मौजूद है। तो मैंने क्या करना है, सर्विसेज को मैंने सेलेक्ट कर दिया, सर्विसेज एलाई को मैंने उसको क्लास एट्रीब्यूट के जरिए से मैंने सेलेक्ट कर दिया, और इसको मैं इधर लाकर डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है क्लास को। हाँ, आपको मैंने पढ़ाया है प्रीवियस वीडियोज़ में। तो मैंने इस पर यूज़ कर दिया डिस्प्ले नन। तो देखिए होम भी है, अबाउट भी है, होम भी है, प्रोडक्ट्स भी है, अबाउट भी है, कॉन्टैक्ट भी है। तो सर्विसेज किधर चला गया? क्या सर्विसेज मैंने इधर से रिमूव किया है? बिल्कुल भी नहीं, सर्विसेज तो मौजूद है, बस इस क्लास एट्रीब्यूट की वजह से के जरिए मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और उसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी के जरिए से उसके डिस्प्ले को नन कर दिया, यानी उसका बिल्कुल नाम और निशान मैंने मिटा दिया। तो अगर किसी चीज़ का आप, किसी एलिमेंट का आप HTML के जरिए, सॉरी CSS के जरिए उसका नाम और निशान मिटाना चाहते हैं, तो डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी यूज़ करें, उससे किसी चीज़ का नाम और निशान मिट जाता है। इजीली आप कर सकते हैं, और आपको मैंने पढ़ा दिया कि कैसे किसी चीज़ का नाम और निशान मिटाना है। तो इसी तरह से आप CSS के जरिए किसी चीज़ का नाम और निशान मिटा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ समझ चुके होंगे कि किसी चीज़ का मतलब उस चीज़ को गायब करने के साथ साथ उसकी जगह को भी ख़त्म कर दिया। अगर आप देखें तो कॉन्टेक्ट नीचे था और इधर कॉन्टेक्ट नीचे था, और कॉन्टेक्ट जहाँ पर है उधर सर्विसेज था, तो सर्विसेज की जगह भी ख़त्म हो गई और वो भी गायब हो गया। मतलब मैंने बिल्कुल नाम और निशान ही मिटा दिया। तो इनलाइन ब्लॉक और नॉन की आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा फिर से। कमेंट के अंदर भी आपको बिल्कुल 100% गाइड करूँगा। अब हाइडिंग बॉक्सेस है, विजिबिलिटी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है विद जस्ट 2 वैल्यूज़ इसके साथ देखनी है, हिडन एंड विजिबल। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो इसी कमिंग सून पर मैं यूज़ करता हूँ, डिस्प्ले नन को मैंने हटा दिया, इसी पर मैं यूज़ करता हूँ, और इधर ऊपर मैं थोड़ा मार्जिन भी लगाता हूँ, मार्जिन में लगाता हूँ। आपको तो मैंने मार्जिन सिखा दिया, तो देखिए बॉक्सेस के बीच भी मार्जिन आ गया, और पैडिंग को कम कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास होम, अबाउट, प्रोडक्ट, सर्विसेज, अबाउट और कॉन्टैक्ट, ये सब चीज़ें मौजूद है। बिल्कुल कोड इस तरह से मौजूद है, बिल्कुल इस सर्विसेज। इसके बाद फिर से लिखता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। पहले सोचे कि आप सोचेंगे कि ये तो कैसे अबाउट से, ये तो पहले कैसे आ गया, ये तो अबाउट के बाद था। हाँ, उसी तरह से देखिए सर्विसेज अबाउट के बाद और कॉन्टैक्ट पर आया। फिर मैंने जब डिस्प्ले नन लगाया था तो सर्विसेज बिल्कुल उसका नाम निशान मिट गया था, और कॉन्टेंट इधर अबाउट के बाद आया था। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना, सही बोल रहा हूँ, सही है। तो कमिंग सून के अंदर क्या, कमिंग सून के जरिए से मैंने क्या सेलेक्ट किया है, मैंने सर्विसेज को सिलेक्ट किया है। तो क्या करते हैं कि मैंने डॉट कमिंग सून के जरिए सर्विसेज को सिलेक्ट किया। अगर मैं इस पर विजिबिलिटी प्रॉपर्टी लगा दूँ, इधर मेरे साथ सजेशन में भी आ गया, तो मैंने एंटर कर दिया और मैंने हिडन कर दिया। भाई ये क्या, वो तो गायब ही हो गया, लेकिन फिर भी इधर जगह है। इट मीन्स कि डिस्प्ले नन करने से किसी चीज़ का नाम और निशान मिट जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, किसी चीज़ का नाम और निशान मिटाना है तो डिस्प्ले नन यूज़ करो। विजिबिलिटी हिडन सिर्फ उस चीज़ को गायब करता है, लेकिन उसकी जगह को गायब नहीं करता। आप खुद ही देख सकते हैं, जब मैं विजिबिलिटी विजिबल करूँ, विजिबल तो बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, लेकिन आप प्रॉपर्टी में वैल्यू विजिबल लगाने से भी उसको विजिबल कर सकते हैं। तो फिर से विजिबल हो गया। तो सिर्फ इस चीज़ को अगर आपने गायब करना है, इस सर्विसेज बॉक्स को, तो विजिबिलिटी हिडन लगाए, सिर्फ गायब करें। अगर पूरी जगह को हटाना है, अभी जगह नहीं हटी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जगह भी हट जाए, तो क्या कर दे, आपको तो मैंने बता ही दिया, डिस्प्ले नन यूज़ कर दे। बस ये पूरा का पूरा गायब भी हो गया और पूरी की पूरी जगह भी उसकी गायब हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ आ चुका होगा। जैसे कि होम, प्रोडक्ट्स और फिर सर्विसेज गायब, अबाउट और कॉन्टैक्ट्स तो सिर्फ गायब हो गया, उसकी जगह नहीं गई। तो ये था विजिबिलिटी। अब पढ़ते हैं बॉर्डर इमेज। ये ज़्यादा यूज़ तो हम नहीं करते, लेकिन फिर भी देख लेंगे। हाँ, इसके अंदर आप इससे ना डरे कि ये क्या चीज़ है। मोज वेबकिट दीज आर वेंडर प्रीफिक्सेस विच आर यूज्ड फॉर व्हाट। असल में ये यूज़ होते हैं अगर कोई चीज़, जैसे कि बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी कई ब्राउज़र्स पर सपोर्टेड नहीं है, तो अगर क्या पता हमारे पास ऐसा कोई ब्राउज़र हो जिस पर ये बॉर्डर इमेज सपोर्टेड नहीं हो, तो मोज या वेबकिट, या मोज होता है, वेबकिट होता है, ओ भी होता है, मेरे ख्याल से ओ इस तरह का एक होता है। इन्वेंडर प्रीफिक्स का यूज़ करके किसी नॉन सपोर्टिंग प्रॉपर्टी को भी किसी ब्राउज़र के अंदर सपोर्ट करा सकते हैं। बस इतना याद रखें। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको तो मैं हटा देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ होम को रख दूंगा ताकि उस पर बॉर्डर पर मैं कुछ खेल सकूँ। तो ये होम आ गया। अब इसके अंदर मैं पैडिंग को ज़्यादा दे दूंगा। पैडिंग आ गया, हाँ आ गया। तो देखिए दिस इज़ अवर होम लिस्ट। तो देखिए हमारा होम है, एक बॉक्स की तरह मुझे दिख रहा है। तो मैंने इसके बॉर्डर को क्या करना है, थोड़ा सिंगार करना है, सिंगार। तो आई थिंक सो एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर इमेज CSS। तो आप इस तरह से सर्च करके देख सकते हैं।
मैं इस W3 स्कूल के अंदर आ गया। अगर आपको इस W3 स्कूल वेबसाइट के बारे में नहीं पता तो आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं देन you can easily learn this programming language with simple examples and a lot of explanations। तो आप इधर से देख सकते हैं इस W3 स्कूल के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद है डिटेल के साथ, बहुत अच्छी चीज़ है ये, आई लव दिस। तो क्या करते हैं कि बॉर्डर इमेज सोर्स के अंदर जाते हैं। क्या कोई सोर्स इन्होंने दिया है? नहीं, इन्होंने जस्ट एग्जाम्पल दिया है। तो मैं बाहर जाता हूँ। मैंने बहुत ही पहले ज़माने में एक वेबसाइट देखा था, उसके अंदर हमें फ्री में इस तरह से बॉर्डर इमेजेस मिलते हैं। तो बॉर्डर इमेज मुझे कैसे मिलेगा? सॉरी तो टाइम भी वेस्ट हो रहा है। इस तरह मैं काम करता हूँ, मैं इनकी ये बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी विदाउट वेंडर प्रीफिक्स यूज़ करता हूँ। विदाउट वेंडर प्रीफिक्स अगर काम ना करे, विदाउट वेंडर प्रीफिक्स अगर काम ना करे, अच्छा इसको मैं पूरा ही कॉपी कर देता हूँ, फिर कॉपी ही नहीं होगा। मैंने कंट्रोल C करके इसको कॉपी कर दिया। इसको मैंने इसको रिप्लेस करके मैंने क्या कर दिया, सॉरी। अच्छा ये कॉपी करता हूँ। अगर मॉज ना काम करे तो वेबकिट प्रीफिक्स का यूज़ करें। अब मैंने कमिंग सून इस तरह पेस्ट कर दिया था। ओके दिस इज़ नॉट, ये नंबर हटा दूंगा। अच्छा कोई मसला नहीं, आई ऑल्सो ट्राई दिस फॉर मोज। अच्छा ये वर्क नहीं कर रहा, तो एक काम करता हूँ। हमारे पास इस तरह से क्या होता है कि एक वेबसाइट है। अच्छा मैं इसको पूरा का पूरा कॉपी करता हूँ। नहीं ये नहीं, कंट्रोल C करके मैंने इसको कॉपी कर दिया। इसको मैं इधर लगाता हूँ। आई नो कि इधर कर ली ब्रेसेस। अच्छा ठीक है, नहीं आया कोई मसला नहीं, इतना ज़रूरी भी नहीं है। फिर भी बता दूँ कि इतना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कह रहा था कि इस तरह की एक प्रॉपर्टी मैंने पहले यूज़ किया है। इस तरह की एक बॉर्डर इमेज मैंने यूज़ किया था, लेकिन उस वेबसाइट का नाम मैं भूल गया हूँ। एक नाम था उसका, अगर याद आ जाए तो फिर कमेंट में मैं आपको बता दूँगा। फिर कमेंट के अंदर मैं आपको बता दूँ या डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका लिंक दे दूँगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा अगर जब मुझे याद आ जाए। मैंने इसको यूज़ किया था, लेकिन बहुत ही पहले, तकरीबन साल तो हो चुका होगा। तो मैंने बहुत ही पहले इस तरह की नहीं थी, कलर तो इस तरह नहीं था, लेकिन डिज़ाइन इस तरह का एक बॉर्डर था, मैंने यूज़ किया था। बस बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी लिख दी और URL के अंदर वो लगा दिया। कोई मैंने वेंडर प्रीफिक्स यूज़ नहीं किया था, वेबकिट मोज मैंने यूज़ नहीं किया था। विदाउट दीज प्रीफिक्स मैंने यूज़ किया था, फिर भी काम किया था उसने। तो बस इस तरह से URL के अंदर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL के अंदर आपने इमेज का पाथ देना है बॉर्डर इमेज का, फिर लग जाता है। लेकिन पता नहीं ये काम नहीं कर रहा, शायद ये इमेज का पाथ ही गलत हो। हाँ बिल्कुल गलत ही होगा, क्योंकि हमने इमेजेस फोल्डर तो कोई बनाया ही नहीं है और हमें GIF भी डिफाइन नहीं है। तो .gif ये उन्होंने अपने आप से लिखा है, अपने आप से कोई इमेज बस लिखा है, तो मैंने इसको सीधा यूज़ कर लिया, बस सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ। इसको नहीं देख रहा कि पाथ क्या है कि इमेज फोल्डर के अंदर ये, और ये भी अपने आप से इन्होंने लगाया है, तो इसलिए ये काम नहीं कर रहा। तो आप क्या कर सकते हैं कि या खुद सर्च कर दे, लेकिन फिर भी अगर आपको ना मिले तो मैंने एक वेबसाइट देखा था, वीडियो के बाद शायद मुझे अगर याद आ जाए या फिर मैं खुद से सर्च कर दूँ उसके बारे में, तो फिर आपको बता दूँगा। कोई मसला नहीं, इतना ज़रूरी नहीं है। तो जल्दी से बॉक्स शेडो पढ़ते हैं। बॉक्स शेडो तो बाकी है, मैं तो ये भूल गया था। अच्छा बॉक्स, पहले तो बॉर्डर लगा के 3 पिक्सल सॉलिड रेड, ये मैंने लगा दिया। पैडिंग कम। तो मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्स जो है इस पर मैं शेडो लगाना चाहता हूँ। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में या उससे भी पहले वाली वीडियो में, इससे जो पहली वीडियो थी उससे भी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टेक्स्ट शेडो बिल्कुल डिटेल के साथ बताया था, बहुत ही डिटेल के साथ मैंने बताया था। तो उसी तरह ये बॉक्स शेडो भी होता है। इसी तरह अगर आपने वो देखा है तो आपके लिए ईजी होगा सीखना। अगर आपने वो वीडियो देखी है, टेक्स्ट वाली वीडियो थी मेरे ख्याल से, टेक्स्ट पर मैंने बनाई थी। तो मैंने पहली वैल्यू देनी होती है हॉरिजॉन्टली, दूसरी वैल्यू वर्टिकली, तीसरी वैल्यू ब्लर के लिए 10 पिक्सल ब्लर, और फिर कोई कलर लगाना होता है तो मैं इधर लगा दूंगा ब्लैक। तो देखिए मैंने कोई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वैल्यू नहीं दी, इसलिए ये सिर्फ इसके बीचों बीच यानी इसके पीछे मुझे दिख रहा है। लेकिन मैं इसको अगर कर दूँ 5 और फिर देखूँ इतना, अगर मैं देखूँ हॉरिजॉन्टली यानी लेफ्ट से राइट की तरफ 10 पिक्सल जाए, तो लेफ्ट से राइट की तरफ 10 पिक्सल गया। मैं चाहता हूँ कि ये टॉप से बॉटम की तरफ 10 पिक्सल आए, तो ये टॉप से बॉटम की तरफ 10 पिक्सल आया। लेकिन आप सोचेंगे कि मुझे राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाना है, तो 10 पिक्सल लेफ्ट से राइट की तरफ गया था, तो बस इसके साथ सिर्फ नेगेटिव लगा दे, देन इट विल गिव यू एन आउटपुट वेरी क्लियरली लाइक दिस। तो इसको देखे इतना अच्छा दिख रहा है, बस सिर्फ नेगेटिव वैल्यू लगा दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे टॉप से बॉटम की तरफ नहीं बल्कि बॉटम से टॉप की तरफ जाते हुए दिखाई दे, मतलब टॉप से बॉटम की तरफ जाए।
तो ये देखिए इस तरह से नेगेटिव वैल्यू भी लगा सकते हैं। हाँ, एक इसके अंदर एक और चीज़ भी होता है, एक होता है इनसेट, यानी जो मैंने बॉक्स शेडो लगा दिया ये इनसेट होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, तो ये देखो अंदर लग गया। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ भी होती है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है आउटसेट। आउटसेट तो बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है ना, अभी जो मैंने आपको दिखाया था आउटसेट। अच्छा, आउटसेट मेरे ख्याल से नहीं होता, आउटसेट नहीं होता है, मैंने अपने आप से बता दिया। मैंने कहीं सुना है ऐसा आउटसेट का नाम, लेकिन इनसेट होता है। आउटसेट मेरे ख्याल से मैंने अपने आप से बता दिया, लेकिन सुना सा नाम था इसलिए मेरे जहन में आ गया, तो इसलिए यूज़ कर लिया। कोई बात नहीं, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो ये बॉक्स शेडो था, पहले वैल्यू लगाते हैं हम हॉरिजॉन्टली, दूसरी वैल्यू लगाते हैं वर्टिकली, तीसरी वैल्यू ब्लर के लिए, और एक चौथी वैल्यू भी होती है, चौथी वैल्यू होती है इसको स्प्रेड कराने के लिए, इस कलर को स्प्रेड कराने के लिए, नहीं फैलाने के लिए। अगर इस कलर को फैलाना है, मुझे 10 पिक्सल फैलाना है, तो ये कलर 10 पिक्सल फैल गए, देखो इतना बड़ा हो गया। मुझे इस कलर को 20 पिक्सल फैलाना है, तो ये देखो एक कलर 20 पिक्सल फैल गया। तो इसी तरह से चौथी वैल्यू स्प्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, स्प्रेडिंग के लिए, इस फैलाने के लिए आप ये वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। देखो इन्होंने ब्लर तक यूज़ किया है और स्प्रेड भी यूज़ किया है, अच्छा ठीक है, और वेंडर प्रीफिक्स का भी यूज़ किया है। क्या पता ये यूज़ ना करे, ये सपोर्ट ना करे कोई ब्राउज़र, तो एहतियातन फॉर सेफ्टी इन्होंने वेंडर प्रीफिक्सेस भी यूज़ किए, वरना इन सीधा भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली जो इधर दिखाई गई है। स्प्रेड ऑफ शेडो भी हमने देख लिया। इसके बाद फिर बॉर्डर रेडियस आता है, ये तो इजी है, बस लास्ट टॉपिक है। इस तरह से बॉर्डर रेडियस का टॉपिक है, तो बस समझो कि जल्दी से पढ़ाता हूँ। तो क्या करता हूँ कि इस पर मैंने जो बॉक्स शेडो लगाया इसको मैंने हटाया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बॉर्डर्स को मैं क्या कर दूँ, कर्वी बना दूँ, कर्वी बॉर्डर्स बना दूँ, यानी कर्व हो। तो क्या कर दूँगा, बॉर्डर रेडियस मैं 10 पिक्सल लगा सकता हूँ, कर्वी हो गए। मैं 50 पिक्सल्स लगा सकता हूँ, पूरा सर्कल बन जाएगा आई थिंक। नहीं, सर्कल नहीं बनेगा, सर्कल 150 से बनता है आई थिंक। अच्छा सॉरी, सर्कल तब बनता है जब हमारे पास दिमाग होता है, जब हम विड्थ को और जब हम हाइट को सेम दे दे तो एक स्क्वायर बन जाएगा। विड्थ और हाइट दोनों की सेम वैल्यू है तो एक स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर से फिर हम इजीली सर्कल बना सकते हैं। देखो सर्कल बन गया, लेकिन ये अजीब दिख रहा है। होम हमें इतने इस तरह ऊपर दिख रहा है, लेकिन इसको आप सेंटर में कर सकते हैं। आगे वैल्यूज़ आने वाली है उसे भी कर सकते हैं, और फिलहाल के लिए भी इससे कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली सेंटर में हॉरिजॉन्टली सेंटर में करेगा, वर्टिकली सेंटर में नहीं कर सकता। तो खैर उसके लिए हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे आगे आने वाली है कुछ फैक्टर्स के बाद। और ये था बॉर्डर रेडियस 150 लगाने से इस तरह से दिखता है, या 50 लगा दे तब भी आई थिंक सेम होगा सर्कल। नहीं होगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह के लिए लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे बॉर्डर रेडियस चाहिए सिर्फ और सिर्फ इस कॉर्नर पर, इस टॉप लेफ्ट पर, इस होम के ऊपर ये जो कॉर्नर है ये वाला, इस पर लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप लिख दे बॉर्डर जो टॉप लेफ्ट वाला रेडियस है, टॉप लेफ्ट वाला रेडियस है उस पर लगा दो 150 पिक्सल। तो देखो आ गया 150 पिक्सल, बिल्कुल कर्व हो गया। इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, तो 50 पिक्सल इस तरह से लग जाएगा। अब अगर किसी और के लिए लगाना, मैं चाहता हूँ कि इधर ये जो बॉटम राइट वाला कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर, इस पर मुझे लगाना है, तो बस लिख दे बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस 50 पिक्सल। तो इस तरह से लग जाएगा। इतना अच्छा शेप बन गया जिस तरह इन्होंने इधर बताया है। इस तरह की शेप्स भी बना सकते हैं, इसके लिए फिर कोई कॉम्प्लेक्स बनाना होगा, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स के पास अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, एक काम कर सकते, वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी है कि मैं जिस तरह के बॉर्डर के अंदर मैंने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बताई थी कि एक ही बॉर्डर के अंदर मैं बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर यूज़ कर सकता हूँ लाइक दिस। मैंने एक ही बॉर्डर रेडियस के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ अगर सेट करनी है तो मैं कैसे करूँगा, मैं लिख दूंगा कि 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल और 10 पिक्सल, ये 4 वैल्यूज़ मैंने लगा दी। लेकिन आप कहेंगे कि 10 पिक्सल तो आपने लगा दी, लेकिन ये 10 पिक्सल किसके लिए, ये किसके लिए, ये किसके लिए? तो ये 10 पिक्सल है टॉप लेफ्ट के लिए, ये 10 पिक्सल है टॉप राइट के लिए, ये 10 पिक्सल है बॉटम राइट के लिए, और ये 10 पिक्सल है बॉटम लेफ्ट के लिए। लेकिन आप सोचेंगे कि ये कैसे आपको याद है, ये तो इतना कॉम्प्लेक्स है। ये 10 पिक्सल टॉप पहला 10 पिक्सल था टॉप लेफ्ट के लिए, दूसरा टॉप राइट के लिए, तीसरा वैल्यू जो 10 पिक्सल था वो बॉटम राइट के लिए, और चौथा 10 पिक्सल था बॉटम लेफ्ट के लिए। इसको मैंने कैसे याद किया, ट्रिक सिखाता हूँ। इधर देखें, इसके नीचे मैं एक चीज़ लगाता हूँ, वो ये चीज़ होगा कि देखिए इसको गौर से, आपको समझाने के लिए ही मैं ये कर रहा हूँ। ये कमेंट सिर्फ मैंने लगा दिया आपको समझाने के लिए। ये जो पहला 10 पिक्सल है इसको A पॉइंट माने, ये जो दूसरा 10 पिक्सल है इसको B पॉइंट माने, और ये जो तीसरा 10 पिक्सल है इसको C पॉइंट माने, और ये जो चौथा 10 पिक्सल है इसको D पॉइंट माने। अब समझते हैं सही खेल को,
तो 10 पिक्सल ए पॉइंट, 10 पिक्सल बी पॉइंट, 10 पिक्सल सी पॉइंट और 10 पिक्सल डी पॉइंट। अब मैंने इसको 20 पिक्सल कर दिया, इसको मैंने 30 पिक्सल कर दिया, इसको मैंने 40 पिक्सल कर दिया। तो पहला 10 पिक्सल, ये 20, ये 30 और ये 40। तो जो 40 है वो सबसे ज़्यादा, इसलिए आपको ये भी दिख भी रहा होगा सबसे ज़्यादा कर्वी है। तो इसको देखे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। ये ए, ये बी, ये सी, ये इसको देखे ये सी और ये डी। तो पहला ए के लिए, दूसरा बी के लिए, तीसरा सी के लिए और तीसरा डी के लिए। तो जब इधर लिखे तो अपने जहन में लाए कि ए था, ए पॉइंट मतलब कि स्क्वायर के स्टार्ट टॉप लेफ्ट में, दूसरा बी पॉइंट स्क्वायर के राइट और टॉप में, सी पॉइंट स्क्वायर के बॉटम लेकिन राइट में, चौथा पॉइंट यानी डी पॉइंट यानी स्क्वायर के लेफ्ट लेकिन बॉटम में। तो जब आप इसको ए बी सी डी पॉइंट की नज़र से देखें तो फिर इस तरह से याद होगा। मैंने भी इस तरीके से याद किया, फिर मैं नहीं भूलता। अच्छा, ये हो गया। तो ये था हमारा चैप्टर और ये चैप्टर इधर ख़त्म हो गया। बिल्कुल बॉक्स मॉडल को हमने बॉक्सेस एंड CSS बॉक्स मॉडल की जो चीज़ें थी उसमें जो यूज़ होने वाली चीज़ें थी उसको भी डिटेल से समझ लो, उसके साथ एक्स्ट्रा और प्रॉपर्टीज़ भी समझ ली बहुत ही डिटेल के साथ। तो इसके अंदर फिर ये चीज़ है कि CSS ट्रीट्स, इसकी समरी जो है इट्स लाइक दिस कि CSS treats each HTML element as if it has its own box. You can use CSS to control the dimensions of a box. Okay, you can also control the borders, margin and padding for each box with CSS. Okay, we also learn these topics. It's possible to hide elements using the display and visibility properties. Okay, display से पूरा गायब और visibility से वो गायब होता है लेकिन उसकी जगह नहीं जाती। Block level boxes can be made into inline boxes and inline boxes made into block level boxes. Or legibility can be improved by controlling the width of boxes containing text and the leading. It's not leading. CSS3 has introduced the ability to create image borders and rounded borders. मतलब CSS3 के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि ये भी लगा सकते हैं बॉर्डर रेडियस या बॉर्डर इमेज जो था अभी दिखा दिया CSS3 के अंदर ही आया था, CSS3 वाले से पहले ये नहीं था। तो ये था हमारा चैप्टर बॉक्सेस वाला चैप्टर था। तो ये इधर खत्म हो गया, पार्ट 2 भी खत्म हो गया। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें क्योंकि इसके अंदर मैंने बॉक्स मॉडल को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको देखें फिर ये पार्ट 2 देखें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दें। और ये था हमारा चैप्टर और ये इधर फिनिश हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।